चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आ जाइए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आ जाइए, पेमेंट ऑफ टैक्स आ जाइए, कर लेते हैं चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए। देखिए बाबा, जॉब वर्कर के साथ ही एक अटैच चैप्टर होता है आईएसडी का। आईएसडी में सेक्शन नंबर 20 एंड 21 हमने खत्म कर दिया। अब सुनिए सर, मेरा जो लायबिलिटी टू पे था वो समझ लीजिए 1,000 रुपए का था। मेरा लायबिलिटी टू पे था 1,000 रुपए का। ओके, मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था 500 रुपए का। रिमेनिंग जो अमाउंट है उसका तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। एंड सर वहां आता है चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यही बोला गया है पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में। सेक्शन नंबर 49 बात करेगा अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसके साथ हम सेक्शन नंबर 50 बात करेंगे। 50 की बात करेंगे जो इंटरेस्ट की बात करता है। चलिए शुरू करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर को। आ जाइए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लायबिलिटी, इनपुट टैक्स यूज किया, रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करना है, तो आता है चैप्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सुन लीजिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर सर कैसे आता है सुनिए। जब भी एक पर्सन लायबल हो जाता है तो एक टैक्सेबल पर्सन जब भी रजिस्ट्रेशन लेगा, जब भी एक टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेगा या अगर एक वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन भी रजिस्ट्रेशन लेगा तो सर हमेशा याद रखिएगा, पोर्टल जो होता है ना, पोर्टल उसके 3 अकाउंट खोल देता है। सर ये 3 अकाउंट को क्या क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ई लायबिलिटी लेजर। ओके सर, एक को बोलते हैं ई क्रेडिट लेजर। ओके सर, एक को बोलते हैं ई कैश लेजर। सुनिए, ई लायबिलिटी लेजर में हमेशा हमेशा एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, एक यहां क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा। ये सेम चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां भी मैंने बताया है, लेकिन सर पहले आप शॉर्टकट में समझिए। जब भी सर एक टैक्सेबल पर्सन या एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कोई लेता है तो सर उसको 3 अकाउंट पोर्टल खोल के देता है। gst.gov.in में उस व्यक्ति के 3 अकाउंट खुल जाते हैं। एक होता है ई लायबिलिटी लेजर, एक ई क्रेडिट लेजर और एक ई कैश लेजर। ठीक है सर, उसके बाद अब सर ई लायबिलिटी लेजर में क्या क्या चीजें डेबिट होंगी याद रखिएगा। ई लायबिलिटी लेजर में क्या क्या चीजें डेबिट होंगी? सर जो भी आपने सेल्फ असेस किया अपने रिटर्न में कि सर मेरी लायबिलिटी बनती है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,00,000 रुपए की, आपने अपने रिटर्न में बोल दिया, सेल्फ असेस कर दिया अपने रिटर्न में कि सर मेरी 1,00,000 की लायबिलिटी बनती है। जैसे ही अपने रिटर्न में बोला, ई लायबिलिटी लेजर में वो अमाउंट जाके बैठ जाता है। ठीक है सर, उसके बाद सर अगर ऑफिसर ने आपको कोई डिमांड ऑर्डर चिपकाया तो डिमांड ऑर्डर में अगर ऑफिसर ने समझ लीजिए 10,000 रुपए मांगे, वो भी बैठ जाता है। सर समझ लीजिए, देखिए यहां पे जो भी आईटीसी आपका रिटर्न में है, जो भी डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर है, और सर जो भी इंटरेस्ट अगर कोई भी आपने लेट वगैरह पेमेंट किया है, समझ लीजिए 10,000 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो सर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है सारा आपका ई लायबिलिटी लेजर में बैठा रहेगा। अब सर ई लायबिलिटी लेजर में पेमेंट कैसे करना है सुनिए। आप जो अपने रिटर्न में जो जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो अपने रिटर्न में जो भी आप सेल्फ असेस करोगे क्रेडिट, जो भी आप सेल्फ असेस करोगे वो आपको ई क्रेडिट लेजर में फाइनल बेसिस पे दे दिया जाता है। क्या आपको याद आ रहा है? आईटीसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, मांगोगे तो मिल जाएगा, जितना सेल्फ असेस करके मांगोगे। आपने समझ लीजिए 50,000 रुपए मांगे, गवर्नमेंट 50,000 का क्रेडिट आपको दे देगा। इसे बोलते हैं अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। अब आप इस क्रेडिट का क्या करोगे? जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे उसी दिन आपने अवेल भी किया और उसी दिन आप यूज कर लिए तो सर ई लायबिलिटी लेजर में ये 50,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा, इधर का बैलेंस खत्म, और सर ई लायबिलिटी लेजर में दिखाएगा कि ई क्रेडिट लेजर से 50,000 रुपया आया है। तो सर 1,12,000 में से 50,000 रुपए तो चले गए, और सर अब जो रिमेनिंग अमाउंट का आपको पेमेंट करना है वो आप डिपॉजिट कीजिए कैश में। सर बहुत सारे मोड्स होते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू आप डिपॉजिट कीजिए। आपने यहां पे जो रिमेनिंग अमाउंट था 50,000 रुपीज प्लस 10,000 प्लस 2,000 रुपीज, जो भी अमाउंट था सारा
डिपॉजिट कर देना है ई कैश लेजर में, और सर फिर इसको यूज करते हुए ई लायबिलिटी लेजर में आपको पेमेंट करना है। तो सर ये जो 62,000 होगा ये इधर आ जाएगा, और सर इधर क्लियर हो जाएगा बैलेंस, मतलब आप इसको यूज कर लोगे, इधर का बैलेंस खत्म, और ये ट्रांसफर हो जाएगा इन द ई लायबिलिटी लेजर, ये बोल के कि ई कैश लेजर से आया है 62,000, और सर इधर का बैलेंस भी नलीफाई हो जाएगा। ये रहेगा आपका मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। पहले आपका लायबिलिटी होगा, आप उसके लिए क्रेडिट जो आप सेल्फ असेस करोगे उसको यूज करोगे, फिर जो बैलेंस पे करना है वो कैश में डिपॉजिट करते हुए उसको यूज करके आप अपना पूरा लायबिलिटी खत्म कर दोगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए समझते हैं कि सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या बोलता है। जब भी एक टैक्सेबल पर्सन लायबल होता है या वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लेता है gst.gov.in में, तो जो पोर्टल है वो उसके 3 अकाउंट खोल देता है। एक अकाउंट को हम बोलते हैं ई लायबिलिटी लेजर, एक को हम बोलते हैं ई क्रेडिट लेजर, एक को हम बोलते हैं ई कैश लेजर। लायबिलिटी लेजर में क्या आता है सर, जो भी बेटा आपका लायबिलिटी होगा डेबिट होगा यहां पे ऑल द लायबिलिटीज जो आपने रिटर्न में बोला है, जो भी ऑफिसर ने सेल्फ असेस किया है इन एनी प्रोसीडिंग्स, एंड जो भी इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो भी आ जाएगा। समझ लीजिए इधर आ गया सर, आपने सेल्फ असेस किया 1 लाख रुपए, ऑफिसर ने डिटरमाइन किया लायबिलिटी 50,000 रुपए का, 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट, समझ लीजिए आपने अपना लायबिलिटी वगैरह टाइम पे पेमेंट नहीं किया, उसका इंटरेस्ट 10,000 रुपए है। तो सर आपको उसको पेमेंट करने के लिए क्या करना है, आपको उसको पेमेंट करने के लिए सुनिए, ई क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट आप सेल्फ असेस करोगे वो अमाउंट ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, और उसको आप यूज करते हुए अपना आउटपुट टैक्स पे कर दोगे। और यही लिखा है मैंने यहां पे, क्रेडिट होगा पेमेंट ऑफ लायबिलिटी थ्रू ई क्रेडिट। उसके बाद क्या करोगे सर, यहां डिपॉजिट करोगे टैक्स, जैसे ही टैक्स डिपॉजिट हो गया जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और एनी अदर अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करोगे, और उसको यूज कर लेना टू मेक द पेमेंट ऑफ जो भी आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और एनी अदर अमाउंट आपको पे करना है। तो सर यहां से अमाउंट यहां आ जाएगा और आप पेमेंट करके क्लोज कर दोगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया है। जल्दी जल्दी लाइक बटन को हिट करके मुझे बता दो कि हां सर समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर जो भी आपका लायबिलिटी होगा वो यहां डेबिट हो जाएगा, और सर आप पेमेंट जैसे ही कर दोगे तो पेमेंट जब आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा ये चीजों का, इन चीजों का आपको हमेशा आपको पेमेंट करना है बाय यूजिंग कैश। हमेशा याद रखिएगा कैश लेजर के थ्रू ही आप पेमेंट कर पाओगे। अगर आपको पेमेंट करना है टीडीएस का, टीसीएस का, आरसीएम लायबिलिटी का, उसके बाद सर कॉम्पोजिशन टैक्स का, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और एनी अदर अमाउंट, टीटीआरसी, आईपीएलओ, याद रखना सर इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होता है। उसके अलावा हमेशा टीडीएस का लायबिलिटी, टीसीएस का लायबिलिटी, आरसीएम में लायबिलिटी, सर कंपोजिशन का जो टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और एनी अदर अमाउंट हमेशा आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद लोगों ने पूछा कि सर हमें जब पेमेंट करना है तो मैनर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, पहले हम करंट मंथ का लायबिलिटी पे करें या पिछले महीने का। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, पुराना हिसाब क्लियर कर पहले। तो सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज रिलेटिंग टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, जो पिछले टैक्स पीरियड का आपका लायबिलिटी है उसको पे कीजिए। उसके बाद जो भी सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज है जो आपने खुद असेस किए हैं और प्रीवियस टैक्स पीरियड पहले पे कीजिए। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का जो भी सेल्फ असेस ड्यूज और लायबिलिटीज है वो पे कीजिए। उसके बाद अगर आपसे ऑफिसर ने कुछ भी डिमांड किया है तो बेटा उसका पेमेंट करना। एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स इंक्लूडिंग डिमांड आपको पे करना है। कब? उसके बाद लास्ट में, मतलब लास्ट महीने का सेल्फ असेस लायबिलिटी आपको पे करना है और ड्यूज पे करना है। फिर करंट मंथ का जो भी लायबिलिटी और ड्यूज है वो पे करना है। उसके बाद एनी अदर लायबिलिटी जो बचेगा वो, मतलब जो आपको बेसिकली ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर रेज किया है वो आपको पे करना है। याद रखिएगा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3।
ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ई क्रेडिट लेजर। बेटा ई क्रेडिट लेजर हमेशा याद रखिएगा, मांगोगे तो मिलेगा, जो मांगोगे वो आपको क्रेडिट हो जाएगा, उसको यूज कर लेना टू पे योर लायबिलिटी। याद रखना, क्रेडिट सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज होता है, क्रेडिट सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होता है। उसके बाद मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, सुन ले बेटा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन हमेशा जब भी आप यूज करो तो सर आपको यूज करना है, अगर आपको यूज करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो सर क्या हम आईजीएसटी को यूज करके अपना आईजीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला यहां पे कि सर आप आईजीएसटी को यूज करके पहले हमेशा आईजीएसटी यूज करके आईजीएसटी पेमेंट कीजिए। मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, इसका प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है? सुनिए, पहले हमेशा आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को उठाना। इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सा उठाओगे? आईजीएसटी उठाओगे, ठीक है? आईजीएसटी उठा के हमेशा पहले आईजीएसटी का पेमेंट करना, ठीक है सर? उसके बाद आईजीएसटी यूज करके आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट कर सकते हो। एनी ऑर्डर, पहले सीजीएसटी कर लो या एसजीएसटी कर लो, 50% सीजीएसटी 50% एसजीएसटी कर लो, 30% सीजीएसटी 70% एसजीएसटी, जैसे करना है कर लो। एनी मैनर, एनी प्रोपोर्शन में आप पेमेंट कर लो, ठीक है सर? उसके बाद मेक श्योर कि आपका आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है सर? एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद अब पकड़ना सीजीएसटी के इनपुट को, सीजीएसटी को यूज करना सीजीएसटी का पेमेंट के लिए। उसके बाद सीजीएसटी को यूज करना टू पे योर आईजीएसटी। बेटा याद रखना, सीजीएसटी टू एसजीएसटी पॉसिबल नहीं है एंड एसजीएसटी टू सीजीएसटी भी पॉसिबल नहीं है। एवरीवन ओवर हियर। उसके बाद जो थर्ड आता है कि सर एसजीएसटी आप पकड़ना और एसजीएसटी के इनपुट को यूज करना एसजीएसटी का पेमेंट के लिए। उसके बाद एसजीएसटी को यूज करना टू पे योर आईजीएसटी। और याद रखिएगा, सीजीएसटी टू एसजीएसटी या एसजीएसटी का क्रेडिट टू पे योर सीजीएसटी कभी पॉसिबल नहीं होता। बेटा मेरे साथ बोलिए, क्या बोलोगे? सर पहले आईजीएसटी यूज करके आईजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी यूज करके सीजीएसटी या एसजीएसटी, जितना प्रोपोर्शन में पे करना है, जैसे पे करना है कर लेना। उसके बाद आईजीएसटी खत्म हो जाना चाहिए तो आप सीजीएसटी को उठाइए, सीजीएसटी पे कीजिए, सीजीएसटी से आईजीएसटी भी पे कर सकते हो। उसके बाद एसजीएसटी से एसजीएसटी पे कीजिए और एसजीएसटी से फिर आप आईजीएसटी पे कर सकते हो। सी टू एस और एस टू सी कभी पॉसिबल नहीं होता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। आईजीएसटी टू आईजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। सीजीएसटी टू सीजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी से आईजीएसटी, एसजीएसटी यूटीजीएसटी से एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पे कीजिए। उसके बाद इससे आप आईजीएसटी कीजिए। सी टू एस और एस टू सी और सी टू यूटीजीएसटी और यूटीजीएसटी टू सीजीएसटी कभी पॉसिबल नहीं होता है। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट का पॉइंट है। चलिए, जो अमेंडमेंट के पॉइंट है वो अमेंडमेंट के साथ बोल दूंगा, ठीक है सर? आ जाइए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहां पे? ई कैश लेजर। जब भी आपको कोई पैसा पे करना है तो पहले आप अपना क्रेडिट यूज करके पे कर देना। उसके बाद जो पे करना है, जो पे करना है, चाहे सीजीएसटी टैक्स पे करना है, सीजीएसटी का इंटरेस्ट पे करना है, सर आपको जो भी पेमेंट करना है, आपको जो भी पेमेंट करना है वो आप पहले डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा। सुन ले बेटा, सुन ले, सुनिए, एक मिनट इधर सुनिए। सर अब जो भी अमाउंट मुझे डिपॉजिट करना है इन द ई कैश लेजर, वो कैसे किया जाता है? सर डिपॉजिट करने के लिए हमेशा जो भी आपको पेमेंट करना है, आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आपको पेमेंट करना है, सर जितना भी अमाउंट का पेमेंट करना है उसके लिए जनरेट करोगे एक जीएसटी पीएमटी 06 ऑन द पोर्टल और वो वैलिड होता है फॉर 15 डेज। आपको जीएसटी पीएमटी 06 जनरेट करना है और वो वैलिड कितने दिन के लिए होता है? 15 दिन के लिए होता है। तो सर जाइए ऑनलाइन, जब भी आप जीएसटी पीएमटी 06 भरोगे और उसको जनरेट करोगे चालान को, तो एक सी पिन जनरेट हो जाएगा, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक
14 डिजिट का नंबर होता है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। सुन लीजिए, अमेंडमेंट की बात है, नालायकों एक दूसरे से बात करना बंद करो, क्लास में ध्यान दो। सर अब जब भी पेमेंट करना होता है तो सर याद रखिएगा, जो कमीशन है, कमीशन इज ऑलवेज टू बी बॉर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। जो पेमेंट कर रहा है, जो भी पेमेंट कर रहा है उसी को कमीशन बियर करना है। मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया आप ही को कमीशन बियर करना है, हम कमीशन बियर नहीं करेंगे। तो सर आप चालान जनरेट कीजिए, सीपिन जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला है कि सर पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग यूज कीजिए। अब नया मोड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। सर आईएमपीएस एंड यूपीआई का मोड भी गवर्नमेंट बोल रहा है हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। बेटा प्रैक्टिकली नहीं आया है, लेकिन सर यहां डाला हुआ है कि आईएमपीएस एंड यूपीआई मोड भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। एंड सर अगर आपको कैश में डिपॉजिट करना है तो ओवर द काउंटर आप मैक्सिमम 10,000 बाय कैश, चेक और डीडी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, पर चालान पर टैक्स पीरियड 10,000 रुपए है मैक्सिमम। ठीक है सर। अब सर आप जैसे ही टैक्स को डिपॉजिट कर दोगे, अमाउंट गवर्नमेंट के पास चला गया, तो जिस दिन अमाउंट गवर्नमेंट को मिल गया उसको माना जाएगा एज द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स। ठीक है सर। अब क्या होगा, अब जैसे ही अमाउंट गवर्नमेंट को मिल गया, ये जो सी पिन था ये सिन बन जाता है। सिन मतलब सी पिन 14 डिजिट का होता था, सिन सी पिन के सामने समझ लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक यूज किया है तो 4 डिजिट बैंक कोड ऐड हो जाएगा और सर अमाउंट चले जाएगा आपका ई कैश लेजर में। ठीक है सर। अब सुनिए सर, समझ लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहां टैक्स डिपॉजिट किया है, तो बेटा जो आपका लायबिलिटी है, एक बात याद रखिएगा, जो आपका लायबिलिटी है वही आपको डिपॉजिट करना है। अगर आपका ई लायबिलिटी लेजर में सीजीएसटी टैक्स पे करना है तो आप सीजीएसटी टैक्स ही डिपॉजिट कीजिए। सर समझ लीजिए आपका लायबिलिटी इंटरेस्ट का है, तो आप जब टैक्स डिपॉजिट करोगे चालान जनरेट करने के टाइम, तो आप चालान जब जनरेट करोगे तो ऐसे मेजर हेड और माइनर हेड बने होते हैं। सर ये मेजर हेड क्या होते हैं, सुनिए, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अगर आप यूटी में हैं तो ये 5 मेजर हेड होते हैं। क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, ये 5 मेजर हेड होते हैं। हर एक मेजर का 5 बच्चे भी होते हैं। हर एक सीजीएसटी का टैक्स होगा सर, सीजीएसटी का इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर अमाउंट, इसे हम माइनर हेड बोलते हैं। ये 5 को हम माइनर हेड बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है इधर, और ये मेजर हेड होते हैं। ठीक है सर, मैंने इसको यहाँ राइट साइड में लिख रखा है। मेजर हेड 5 हेड होते हैं और माइनर हेड हर एक मेजर का 5 बच्चे, 5 माइनर हेड होते हैं। टिप लो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एंड अदर अमाउंट। ठीक है सर। अब सुनिए, अब सर समझ लीजिए मेरा लायबिलिटी था सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स अमाउंट, तो सर आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के टैक्स में ही अमाउंट डिपॉजिट कीजिएगा। लेकिन सर समझ लीजिए मेरा इंटरेस्ट का लायबिलिटी था, तो जब मैं टैक्स डिपॉजिट करता हूं, जब मैं इधर चालान जनरेट करता हूं, तो मुझे हमेशा, अगर मेरा समझ लीजिए लायबिलिटी इंटरेस्ट का लायबिलिटी है, तो 1,000 रुपए इंटरेस्ट का लायबिलिटी है इधर, 1,000 रुपए इधर लायबिलिटी है, तो मुझे इंटरेस्ट में ही डिपॉजिट करना है। बाबा जो पे करना है उसी हेड में डिपॉजिट कीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, आ जाइए। उसके बाद बोला है, समझ लीजिए आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और सर जैसे ही आपने डिपॉजिट कर दिया आप उसको यूज कर लीजिए फॉर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है सर, अगर मैंने एक पेमेंट करना है और मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो आपको एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है कि सर मैंने क्या किया ना सर, मुझे तो एक्चुअली डिपॉजिट करना था, समझ लीजिए यहां गलती से क्या किया सर, यहां 1,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया, यहां भी 1,000 रुपए का डिपॉजिट कर दिया, लेकिन एक्चुअली यहां करना था। तो बेटा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ऑनलाइन जाके ट्रांसफर करना है तो आप एक काम कीजिए, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, fees or any other amount from e-cash ledger of CGST to e-cash ledger of IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस, बस आपको यूज करना है, बस आप यूज कीजिएगा PMT 09। आई होप पॉइंट क्लियर है कि सर आप
बस एक PMT09 फॉर्म होता है, उसको फिलअप कीजिए और जहां ट्रांसफर करना है वहां ट्रांसफर कर दीजिए। समझ लीजिए मुझे पे करना था IGST और मैंने क्या किया, मैंने गलती से यहां 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो क्या मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं? हाँ बेटा, आप PMT09 यूज करते हुए इधर ट्रांसफर कर लीजिए। पहले अपना CGST हेड से आप, जैसे आपका डिपॉजिट हो गया, CGST हेड में पैसा आ गया होगा, CGST हेड से IGST हेड में आप ट्रांसफर कर लीजिए और फिर IGST का पेमेंट कर दीजिए। कोई भी गलती, पहले क्या होता, अब देखिए, अब गवर्नमेंट बोल रहा है यहां से यहां जब आपने ट्रांसफर किया, मान लिया जाएगा आपको यहां से रिफंड दे दिया गया और आपने यहां डिपॉजिट किया है, ऐसा मान लिया जाएगा। इन्होंने यहां बोल दिया कि सर सच ट्रांसफर फ्रॉम ई कैश लेजर शैल बी डीम्ड टू बी ए रिफंड। अगर समझ लीजिए आपने यहां से यहां ट्रांसफर किया है, मान लिया जाएगा यहां से आपको रिफंड दे दिया और आपने यहां टैक्स डिपॉजिट किया था। यही बोल रहे हैं यहां पे, सच ट्रांसफर फ्रॉम ई कैश लेजर शैल बी डीम्ड एज रिफंड एंड सर सच ट्रांसफर टू द ई कैश लेजर शैल बी डीम्ड एज ए डिपॉजिट। सर अगर मेरे ई कैश लेजर में बचा कुचा पैसा है, रिफंड मांग लूं क्या? बेटा तेरे ही पैसे हैं, रिफंड ले सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, उसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो सर ये जो 10,000 रुपए कैश में डिपॉजिट करने का, कैश चेक और डीडी यूज करके डिपॉजिट करने का मैक्सिमम जो अमाउंट आप कैश चेक और डीडी के थ्रू डिपॉजिट कर सकते थे वो था 10,000 रुपए। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 10,000 ओवर द काउंटर है ये नहीं एप्लीकेबल होगा इन दी फॉलोइंग केसेस। अगर डिपॉजिट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपॉजिट अगर पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर कर रहा है तो उसके केस में 10,000 रुपए का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। और सर प्रॉपर ऑफिसर और अदर ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन। आपसे अगर समझ लीजिए कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज था, वो ऑफिसर रिकवर करता है, इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस केस में ऑफिसर 10,000 से ज्यादा का डिपॉजिट भी कर सकता है। और सर प्रॉपर ऑफिसर और अदर ऑफिसर ऑथराइज फॉर अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी और एनी एडॉक एक्टिविटी, एडॉक डिपॉजिट, अगर समझ लीजिए ऑफिसर को कोई भी अमाउंट कलेक्ट हुआ तो सर उस अमाउंट को भी अगर डिपॉजिट करना है तो सर मोर देन 10,000 कैश में डिपॉजिट किया जा सकता है, मतलब ई कैश लेजर में डिपॉजिट किया जा सकता है यूजिंग योर ओवर द काउंटर मोड। ठीक है सर। उसके अलावा अब सुनिए, अब इधर रूल नंबर 86 बी है, जो भी अमेंडमेंट का पार्ट है वो मैं एक साथ बात करूंगा। ठीक है सर, ओके। अब सुनिए, रूल नंबर 86 बी है और रूल नंबर 86 ए है। चलिए रूल नंबर 86 ए पहले बोल देता हूं। सर ये रूल नंबर 86 ए क्या बोलता है? रूल नंबर 86 ए बोलता है कि कमिश्नर के पास पावर है। रूल नंबर 86 ए बोलता है बेटा, रूल नंबर 86 ए बोलता है कि कमिश्नर के पास पावर है, अगर कमिश्नर चाहे तो आपके ई क्रेडिट लेजर वाले अमाउंट को ब्लॉक कर सकता है। हां सर, कमिश्नर ने जिसको ऑथराइज कर दिया, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि आईटीसी अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर, अगर सर आईटीसी अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर हैज बीन अवेल्ड फ्रॉडुलेंटली, मतलब आपने जो क्रेडिट लिया है वो फ्रॉडुलेंटली लिया है या फिर आप इनएलिजिबल थे और आपने क्रेडिट ले लिया, तो सर ऑफिसर क्या करेगा? आपका जो ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस है उसको ब्लॉक कर देगा। यही बोला है, ही मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ सच अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट इन द ई क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी। मतलब आपके ई क्रेडिट लेजर में ब्लॉकिंग लगा दिया जाएगा और आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। अब अगर आप चाहो तो आप उसे यूज भी नहीं कर सकते आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, आप उसका रिफंड भी नहीं मांग सकते, रिफंड भी नहीं मिलेगा। सर कब मेरा ई क्रेडिट लेजर का अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा? बोला गया है अगर आपने आईटीसी लिया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर, आपने क्रेडिट लिया ऑन द बेसिस ऑफ राम एंड को या समझ लीजिए श्याम एंड को, ऑफिसर बोलता है ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो तो फरार हो गया है, तो सर ITC on the basis of non-existent supplier or not conducting business from declared place of business, तो उस केस में गवर्नमेंट बोल रहा है कि सर आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ आपने ले लिया तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। सर आईटीसी लिया
ऑन द बेस ऑफ डॉक्यूमेंट विथ रेस्पेक्ट टू विच टैक्स इज नॉट पेड। आपके सप्लायर ने अगर टैक्स नहीं दिया है तो जो आपने क्रेडिट लिया है उसको सर ऑफिसर चाहे तो ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद रिसिपिएंट नॉट एग्जिस्टिंग और नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ऑफिसर आया आपका प्रेमाइसेस चेक करने, बोला ये रमेश जो बंदा है ये ऑनलाइन तो आईटीसी ले रहा है, सेल्स वगैरह सब दिखा रहा है, चल देख के आते हैं इसके प्रेमाइसेस में। आ गया ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने और आके देखा कि आप अवेलेबल ही नहीं हैं, उधर कोई है ही नहीं रमेश सोनी क्लासेस, तो क्या होगा? तो उस केस में बोल रहा है कि सर अगर रिसिपिएंट एग्जिस्टेंट नहीं है या अपने प्रेमाइसेस से बिजनेस नहीं कर रहा है तो सर उस केस में ऑफिसर आपका क्रेडिट ब्लॉक कर देगा। अब आप जाओगे ना भागते हुए। उसके बाद आईटीसी विदाउट डॉक्यूमेंट, बोर्ड्स के बेसिस में आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, याद है बोर्ड्स, बिल ऑफ एंट्री, आई फॉर आईएसडी इनवॉइस, आर फॉर आरसीएम का केस में सेल्फ इनवॉइस, देन सर डी फॉर डेबिट नोट एंड एस फॉर सप्लायर्स इनवॉइस के बेसिस पे आप क्रेडिट लेते हो। अगर सर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने क्रेडिट ले लिया तो आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सर अगर आपका क्रेडिट ब्लॉक हो चुका है, जा बेटा जा कमिश्नर के पास थोड़ा रोना धोना कर, कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज इफ सेटिस्फाइड दैट कंडीशन फॉर ब्लॉकिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो वो अलाउ कर देगा डेबिट। लेकिन बेटा रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम ऑफिसर 1 साल के लिए ही लगा सकता है, 1 साल के लिए ऑफिसर रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है। विद इन 1 ईयर ऑफिसर को आपका प्रोसीडिंग्स वगैरह करते हुए, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स करते हुए डिमांड ऑर्डर निकाल देना है। अब चलिए उसके बाद आ जाइए रूल नंबर 86B में। रूल नंबर 86B क्या बोलता है? रूल नंबर 86B बोलता है कि बेटा जो भी रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट इन द ई क्रेडिट लेजर, आपका जो ई क्रेडिट लेजर का अमाउंट है उसको आप कंप्लीटली यूज नहीं कर सकते टू पे योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके पेमेंट के लिए आप पूरा का पूरा ई क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। एटलीस्ट 1% पेमेंट आपको कैश से करना पड़ेगा। यही बोला गया है यहां पे कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं प्लस आप टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई जो करते हैं इन ए मंथ वो ग्रेटर देन 50 लाख है तो ही shall not use e-credit ledger to discharge output tax liability in excess of 99%। मतलब 1% उसे पेमेंट कैश लेजर यूज करते हुए ही करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं तो अच्छा आदमी हूं, गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जो फेक इनवॉइस के सप्लायर वगैरह होते हैं उनको फंसाने के लिए, ताकि उनको कैश में पेमेंट करे। वो कमाते ही थे 1-2% और गवर्नमेंट ने उनको बेवकूफ बना दिया, यहां बोल दिया 1% का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा यूजिंग योर ई कैश लेजर। फंस गए वो। एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला ये तो चोर लोगों के लिए था, अगर आप अच्छे आदमी हो तो आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तो सर ये जो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ये किस पे नहीं लगेगा? रजिस्टर्ड पर्सन और प्रोप्राइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी टू पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर और मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने क्या किया है? 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग ड्यू डेट चला गया है, तो सर जब रिटर्न फाइल किया तो उन्होंने 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया है। उसके बाद अगर आपने ऐसा किया है तो आप भले आदमी हो, और अगर आप भले आदमी हो तो आप पे ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर registered person has received greater than 1 lakh in preceding financial year on account of ITC under section number 54(3)(1) एंड 2। मतलब आपने आईटीसी का रिफंड लिया है, आपको आईटीसी का रिफंड मिला है मोर देन 1 लाख, तो सर आप ऑलरेडी वेरीफाइड हो गए, क्योंकि रिफंड डिपार्टमेंट से मिलना बड़ा बात है। और सर मुझे रिफंड मिला है मतलब डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मुझे वेरीफाई करके तो रिफंड दिया होगा सर, तो मुझ पे रेस्ट्रिक्शन मत डालिए। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू ई कैश greater than 1% of the output tax liability cumulatively up to the said month in the current financial year। अगर आपने कंडीशन क्यूमुलेटिवली फुलफिल कर दिया है सर तो भी आपको इस महीना 1% क्रेडिट, 1% ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैश में देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला क्यूमुलेटिवली भी अगर आप ये कंडीशन फॉलो कर लेते हो तो भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
रजिस्टर्ड पर्सन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सर लोकल अथॉरिटी और स्टैच्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट बोलता है हमारे ही लोग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सर स्टैच्यूटरी बॉडी, इन पे हम क्यों डाउट करेंगे, तो इन पे भी ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए छोटे मोटे अमेंडमेंट के 4-5 पॉइंट है, मैं आपको फटाफट अमेंडमेंट से ही कवर करा देता हूं। आ जाइए स्टैच्यूटरी अमेंडमेंट बुकलेट में। चलिए अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस का अमेंडमेंट करा देता हूं। आ जाइए पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर का अमेंडमेंट कर लेते हैं। सुन लीजिए सर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 49 में पहला पॉइंट कि सर सेक्शन नंबर 49(1) बोलता है कि सर आपको जब टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस और सच अदर मोड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब सुनिए, अब सर नए मोड्स ऐड कर दिए गए हैं। जब आप रूल नंबर 87 पढ़ते हो तो रूल नंबर 87 में अमेंडमेंट हुआ है जहां गवर्नमेंट ने अब आईएमपीएस और यूपीआई मोड अलाउ कर दिया है। यूपीआई और आईएमपीएस का मोड अलाउड हो गया है। उसके बाद रूल नंबर 87(3) में ये पॉइंट ऐड हुआ जहां आईएमपीएस और यूपीआई मोड अलाउ हो गया है। और सर फिफ्थ पॉइंट जो था रूल 87 सब रूल 5 उधर बोल दिया गया कि सर जब भी एनईएफटी, आरटीजीएस और सर आईएमपीएस मोड आप यूज करोगे तो चलान के साथ बेसिकली क्या होता है, पोर्टल पे ही एक मैंडेट भी जनरेट होता है। तो यही बोला गया है कि सर जब भी आप आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस मोड यूज करोगे फ्रॉम एनी बैंक, द मैंडेट फॉर्म शैल बी जनरेटेड अलोंग विद द चलान के साथ एक मैंडेट फॉर्म भी जनरेट होगा। ठीक है सर। अमेंडमेंट का क्रक्स बता दीजिए सर। कुछ नहीं है क्रक्स, छोटा सा पॉइंट है कि सर अब चार्ट में देख ले आईएमपीएस एंड यूपीआई मोड भी अलाउ कर दिया गया है। बस इतना सा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला जब भी आप आईएमपीएस मोड से डिपॉजिट करोगे तो चालान के साथ एक मैंडेट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 49(1) हो गया। 49(2) में सर क्या अमेंडमेंट आया, कुछ नहीं, टोटल बकवास। सेक्शन नंबर 43A डिलीट कर दिया गया है। तो सेक्शन नंबर 49(2) में जहां सेक्शन नंबर 43A का रेफरेंस था, क्योंकि सेक्शन नंबर 43A एक्ट से डिलीट हो गया है, तो यहां जो सेक्शन नंबर 43A का रेफरेंस आ रहा था, टीबी बकवास, टोटल बकवास, ये अमेंडमेंट है टोटल बकवास। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट है जो मुझे लगता है छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट इधर अच्छा था। उसके बाद ये टोटल बकवास अमेंडमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 49(4) में एक अमेंडमेंट आया जहां गवर्नमेंट ने बोला कि सर अब यहां पे गवर्नमेंट ने लिख दिया द अमाउंट अवेलेबल इन द ई-क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स एंड आईजीएसटी इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब सुनिए, यहां पे क्या आपको पता है ये जो रूल नंबर 86A गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, इसको एक्ट कहीं अलाउ नहीं कर रहा था और हेंस कि कमिश्नर आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है, मतलब आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है आपके क्रेडिट लेजर का, ये एक्ट में कहीं अलाउ नहीं किया गया था। अब एक्ट ने अगर अलाउ नहीं किया है तो आपने रूल कैसे बनाया, एंड हेंस लॉ में एक छोटा सा अमेंडमेंट करके एक्ट को अलाउ कर दिया कि आप रूल नंबर 46A बना सकते हैं। रूल नंबर 46A बना तो दिया, लेकिन उसमें एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है कि रूल नंबर 46A जैसा आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो सर एक्ट में बस चेंज किया और बोला कि सर एंड रेस्ट्रिक्शन, मतलब अब आप एक्ट का परमिशन मिल गया रूल नंबर 86A बनाने का। पहले ही बना लिया था रूल नंबर 86A, बस एक्ट में कि सर गवर्नमेंट चाहे तो आईटीसी जो है उसके लिए ये बोला इन्होंने, GST never stated that e-credit ledger can be credit in the e-credit ledger can be restricted, but restriction introduced via rule number 86A। अब एक्ट को अमेंड कर दिया गया है ताकि वैसा रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कर सके। बैकिंग ऑफ द एक्ट प्रोवाइड कर दिया गया है टू रूल नंबर 86A। सर अमेंडमेंट कैसा है, टोटल बकवास जैसा है। ठीक है सर, हमारा नेता कैसा हो, कार्तिक जैसा हो। चलो आगे बढ़े, नालायक। चल आगे बढ़ते हैं। सर ये कार्तिक कौन है? जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, नालायक बच्चा है क्लास का। जो लाइव देख रहा है यूट्यूब पे वो नालायक बच्चा है। ठीक है, चलिए सुनिए, सेक्शन नंबर 49 से 7
49.7 सर ई लायबिलिटी लेजर की बात करता था। अब ई लायबिलिटी लेजर में ना मैंने आपको बोला, सुनिए सर, ई लायबिलिटी लेजर में एक लाइन था यहां पे कि सर अगर कोई मिसमैच हुआ, अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मिसमैच अंडर 42 43 और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट, अब ये जो 42 और 43 है ये डिलीट ही हो गया है एंड हेंस ये जो सी पॉइंट था इसका कोई रेलेवेंस नहीं था, तो इसको डिलीट कर दिया गया। कुछ नहीं सर, टोटल बकवास अमेंडमेंट। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा ब्यूटीफुल अमेंडमेंट है, सुन लीजिए। सर ये पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे, सुनिए। ये बोल रहा है कि सर मेरा दिल्ली में एक यूनिट है, मेरा एक महाराष्ट्र में यूनिट है, महाराष्ट्र यूनिट को पैसे की जरूरत है ई कैश लेजर में, और मेरे दिल्ली यूनिट के ई कैश लेजर में पैसे पड़े हैं, क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन को क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। यही यहां पे लिख दिया गया कि सर पहले तो आप एक अपने ही विद इन आप ट्रांसफर कर सकते थे, अब डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये यहां पे बी पॉइंट इंसर्ट कर दिया गया। तो सर अमेंडमेंट का क्रक्स बता दीजिए। और देखिए सेक्शन नंबर 4910 और रूल नंबर 87 में सेम चीज लिख दिया गया, उसका मैंने एक क्रक्स बोल दिया है, एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रख लेना। अच्छा अमेंडमेंट है। ये बोल रहा है सेक्शन नंबर 4910 बी इंट्रोड्यूस, ये जो 10 बी है ये इंट्रोड्यूस कर दिया, और गवर्नमेंट ने इस चीज को रूल में भी लिख दिया कि सर any amount of tax, interest, penalty or any other amount available under CGST head in e-cash ledger can be transferred। जो आपके CGST head में अवेलेबल है अमाउंट, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो to CGST and IGST head of e-cash ledger of a distinct person। आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, मैं उसे क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हूं। सर डिस्टिंक्ट पर्सन जो सेम स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में भी हो, सर यूजिंग फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। सर अब एक बात बताइए, यहां पे सीजीएसटी अमाउंट मैं ट्रांसफर कर सकता हूं टू द सीजीएसटी हेड और आईजीएसटी हेड। तो मेरे ई कैश लेजर में अगर पैसा पड़ा है, डिस्टिंक्ट पर्सन को पैसे चाहिए, तो सीजीएसटी हेड से भी सीजीएसटी हेड से मैं उसके सीजीएसटी या आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकता हूं। यही बोला है यहां पे, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अवेलेबल अंडर सीजीएसटी हेड इन द ई कैश लेजर कैन बी ट्रांसफर टू सीजीएसटी एंड आईजीएसटी हेड ऑफ द ई कैश लेजर ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सिमिलर प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए आईजीएसटी एक्ट में भी, और बोला अगर आपके पास एनी अमाउंट इन द आईजीएसटी हेड है तो ई कैश लेजर आप ई कैश लेजर से ट्रांसफर कर सकते हो टू सीजीएसटी एंड आईजीएसटी हेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। सर सच ट्रांसफर टू डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड टैक्स लायबिलिटी। देखिए बाबा ध्यान रखिएगा, मेरे सीजीएसटी हेड में पैसा है तो मैं सीजीएसटी आईजीएसटी हेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूं ई कैश लेजर का बैलेंस। सर मेरे आईजीएसटी हेड में पैसा है, ई कैश लेजर में आईजीएसटी हेड में पैसा है, तो मैं सामने वाले के सीजीएसटी या आईजीएसटी हेड में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो बेटा एसजीएसटी के लिए देख, बेटा एसजीएसटी के लिए ऐसा बोला तो नहीं है। अब ई कैश लेजर में मैं क्या करूंगा, मैं अपने बच्चा पूछ रहा है सर व्हाई नॉट एसजीएसटी। अरे बाबा सुन ले, बेवकूफ थोड़ी है हम लोग। सर हम लोग क्या करेंगे, पहले एसजीएसटी से सीजीएसटी में ट्रांसफर कर लेंगे पीएमटी 09 यूज करके, और फिर सीजीएसटी से सीजीएसटी आईजीएसटी में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए सर पॉइंट क्लियर है, लेकिन एसजीएसटी से डायरेक्ट का प्रोविजन नहीं बोला है, आप एसजीएसटी से सीजीएसटी में या आईजीएसटी में ट्रांसफर करके फिर ट्रांसफर कर देना। ठीक है सर, डन है। लेकिन बेटा ये जो आपको क्रेडिट ट्रांसफर करना अलाउ किया गया है टू योर डिस्टिंक्ट पर्सन, बेटा पहले अपना मास्क खुद पहन ले, उसके बाद दूसरों की सहायता करना। पहले अपना अनपेड लायबिलिटी दे दीजिए, उसी के बाद आप ट्रांसफर कर सकोगे। यही बोला है, सच ट्रांसफर टू डिस्टिंक्ट पर्सन शैल नॉट बी अलाउड इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन द ई लायबिलिटी लेजर। अगर आपका ई लायबिलिटी लेजर में कोई पैसा है तो सर पहले आप पे करो अपना ई लायबिलिटी लेजर का पैसा, उसके बाद ही क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। हेड्स अप दे दीजिए। अगर सारे बच्चों को क्लियर हो गया है, क्या हम आगे चल सकते हैं? नालायकों हाल चाल पूछ रहे हो क्लास में बैठ के, चुपचाप सुनो।
हाँ ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है सर, ये चैप्टर में एक अच्छा अमेंडमेंट आपने बताया, तो मैंने आपको ये अमेंडमेंट चार्ट में भी लिख दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन में ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर टू द ई कैश लेजर फॉर सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड अंडर 24(4) एंड 5। और आप पीएमटी 09 यूज कर सकते हो। प्रोवाइजो, दूसरों की मदद तभी करना जब अपना सेल्फ एसेस लायबिलिटी आप पे कर दिए, नहीं तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये नेक्स्ट प्रोविजन है सर, क्या हुआ था ना, ये जो रूल नंबर 86 बी गवर्नमेंट ने बना दिया, इसका पावर गवर्नमेंट के पास था ही नहीं, बना दिया रूल नंबर 86, तो अब लॉ में अमेंडमेंट करके डाल दिया कि गवर्नमेंट के पास वो पावर है और पावर के अनुसार ही बेसिकली बनाया गया है रूल नंबर 86 बी। अगेन टोटल बकवास अमेंडमेंट, रूल नंबर 86 बी तो पहले ही आ गया था, अब बस इन्होंने क्या किया यहां पे, देयर वाज नो प्रोविजन इन द एक्ट बैकिंग रूल नंबर 86 बी, हेंस बैकिंग ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड टू रूल नंबर 86 बी, सेक्शन नंबर 49(12) इंट्रोड्यूस कर दिया। और सेक्शन नंबर 49(12) क्या बोला कि सर, notwithstanding anything contained in the act, government may on the recommendation of council subject to condition specify the maximum proportion of output tax liability which may be discharged through e-credit ledger। सर e-credit ledger को यूज करके आप सिर्फ 99% इस लायबिलिटी पे कर सकते हो। वो रूल नंबर 86 भी तो आ गया था, लेकिन रूल नंबर 86 बनाने का पावर कहां दिया गया था, अब गवर्नमेंट ने वो पावर इंट्रोड्यूस कर दिया। टोटल बकवास अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 86 ए में, रूल नंबर 86 4B में एक पॉइंट अमेंडमेंट आया। सर ये क्या पॉइंट का अमेंडमेंट था, मैं आपको बोल देता हूं। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि सर, अगर आपको कोई गलत सलत रिफंड सैंक्शन हो गया था, अगर आपको इन केस ऑफ रॉन्गली सैंक्शन रिफंड आपको कोई गलत सलत रिफंड दे दिया गया था, तो ये बोल रहे हैं ई क्रेडिट लेजर का रिफंड आपको कब मिलता है, ई क्रेडिट लेजर का रिफंड आपको कब मिलता है सर, ई क्रेडिट का लेजर का रिफंड मुझे मिलता है अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं सर, जीरो रेटेड सप्लाई करता हूं एलयूटी या बॉन्ड पे, तो आईटीसी का रिफंड मिलता है। सेकेंडली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में मिलता है। ठीक है, ठीक है सर, जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में मिलता है। अब समझ लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि आपको एक रिफंड दे दिया गया और वो गलत सलत रिफंड था, तो बेटा तो बोला गया है वेर ए रजिस्टर्ड पर्सन, आप वापस दे दीजिए, वेर ए रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54(3)(a और अंडर रूल नंबर 96(3)। बेटा रिफंड की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप यही सोच लीजिए कि आपको जो रिफंड गलत दे दिया गया था अंडर सेक्शन नंबर 54(3)(a एंड रूल नंबर 96, तो सर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अगर आप डिपॉजिट कर देते हो यूजिंग योर जीएसटी डीआरसी 03A, आपको आईटीसी का रिफंड दिया गया और रिफंड गलत दे दिया गया, तो बेटा एक काम कर, उसको आप वापस डिपॉजिट कर दीजिए अलोंग विथ इंटरेस्ट। अगर आप डिपॉजिट कर देते हो तो सर थ्रू जीएसटी डीआरसी 03 यूज करते हुए, तो ये क्या बोल रहे हैं, बाय डेबिटिंग द ई कैश लेजर, अगर आपने पे कर दिया क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया होगा, ई क्रेडिट लेजर का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया होगा, तो ई कैश लेजर को यूज करके दिया बैंक में, तो वापस दोगे ना, तो वापस देना भी ई कैश लेजर से पड़ेगा। और सर द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, अब सुनिए, मेरा ई क्रेडिट लेजर का 100 रुपया था, गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड दे दिया बैंक में, मैंने उसको ई कैश लेजर में डिपॉजिट करके गवर्नमेंट को वापस कर दिया। गवर्नमेंट ने मेरे को बैंक में पैसा दिया, मैंने गवर्नमेंट को कैश में वापस कर दिया। गवर्नमेंट ने बैंक में दिया, मैंने कैश में वापस कर दिया। मेरा जो ई क्रेडिट लेजर डेबिट हो गया था उसको तो रिक्रेडिट करोगे ना, तो यही बोला है यहां पे, एंड द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू द ई क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर इन जीएसटी पीएमटी 03A। सुनिए, मेरा 100 रुपए का क्रेडिट था, गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड दिया, मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। अब बैंक अकाउंट में आ गया, गलत सलत रिफंड था वो, तो मैंने क्या किया, मेरा आईटीसी तो चला गया, बैंक अकाउंट में आ गया, मैंने गवर्नमेंट को वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट भी मेरा आईटीसी वापस करेगी ना। बस वही पॉइंट है कि ऑफिसर क्या करेगा, जीएसटी पीएमटी 03A इशू करेगा, और जो अमाउंट आपने गवर्नमेंट को वापस दे दिया अलोंग विथ इंटरेस्ट, वो अमाउंट गवर्नमेंट आपको क्या करेगा,
बेसिकली जो अमाउंट आपने वापस दे दिया वो अमाउंट आपको रिक्रेडिट कर दिया जाएगा इन द ई क्रेडिट लेजर, और उसके लिए ऑफिसर इशू करेगा PMT03A। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये अमेंडमेंट यहां लिखा, वेर ए रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड, जो आपको मिला था बेसिकली अंडर सेक्शन नंबर 54(3) या रूल नंबर 96। तो ये क्या बोल रहा है यहां पे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगर आप पे कर देते हो बाय डेबिटिंग ई कैश लेजर से पे करना ऑन हिज ओन, या फिर जब आपको ऑफिसर ने पॉइंट आउट किया तब आपने पे कर दिया, तो सर जो अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एरोनियस रिफंड था, बेटा एरोनियस रिफंड समझ लीजिए आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया, और सर उस केस में आपको एक्सपोर्ट्स के केस में बेसिकली आपको जीरो रेटेड एक्सपोर्ट के केस में सर आपको रिफंड मिल गया था। अब सर वो गलत सलर रिफंड था, तो सर आप ई कैश लेजर को यूज करते हुए पे कर दो, पे कर दिया वापस अलोंग विथ इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी था, तो सर आपका जो अमाउंट ई क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दिया गया था वो ऑफिसर वापस ई क्रेडिट लेजर में डाल देगा, और उसके लिए ऑफिसर इशू करेगा GST PMT03A। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलें आगे। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो मैंने आपको जो ये पॉइंट पढ़ा दिया है। अब ठीक है सर, ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो मैंने यहां क्या बोला कि सर रूल नंबर 86 क्या बोला, आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस था, आपने एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने क्या किया, जो आपका ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था वो आपने रिफंड ले लिया, बैंक अकाउंट में आ गया। अब सर गलत सलत रिफंड अगर ये था जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, गलत सलत रिफंड ले लिया तो वापस दे दो गवर्नमेंट को, जो भी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगता है उसके साथ दे दो। तो सर जो आपका ई क्रेडिट लेजर से आपको पैसा वापस दिया था और आपने गवर्नमेंट को वापस कर दिया, तो ई क्रेडिट लेजर में जो पैसा था पहले, अब गवर्नमेंट उसको रिक्रेडिट कर देगा, और इसके लिए गवर्नमेंट यूज करेगा GST PMT03A। That's it everyone। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 50 आ गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट amendment of this chapter, the most important amendment of this chapter, section number 50। सुनिए, सेक्शन नंबर 50 में यहां बोला गया है, एवरी पर्सन हु फेल्स टू पे द टैक्स ड्यू शैल पे विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। आप अगर कोई भी अपना टैक्स ड्यू जो था वो अगर फेल कर गए, पे नहीं किया है, तो सर every person who fails to pay the tax due shall pay along with interest at the rate of 18%। मतलब अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो आपको 18% के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लगेगा पेएबल ऑन द टैक्स पेड बाय डेबिटिंग द ई कैश लेजर। मतलब हमेशा आपको टैक्स जो देना पड़ेगा वो जो आप ई कैश लेजर से पे कर रहे हो उस पे इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो हमेशा जो आप ई कैश लेजर से पे कर रहे हो, मतलब जो नेट टैक्स लायबिलिटी होगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, ये पॉइंट बोला गया है। और इंटरेस्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द ड्यू डेट। सर समझ नहीं आया, एक बार बोल दीजिए। चलिए बोल देता हूं, सुन ले सर। समझ लीजिए मेरा अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था, मेरा अप्रैल, 1 मिनट, अरे नालायक पेन चल नहीं रहा, 1 सेकेंड एवरीवन। हाँ, समझ लीजिए मेरा यहाँ अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था, अप्रैल मंथ का लायबिलिटी समझ लीजिए मैंने 20 मई को पे करना था, मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था 10 लाख का, मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 लाख का था, मुझे ई कैश लेजर से 5 लाख रुपए पे करना था। अब मैंने क्या किया, इस दिन पेमेंट नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, और मैंने क्या किया 30 मई को अगर रिटर्न फाइल किया तो क्या आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट किस पे लगेगा? क्या आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? ये फटाफट बता दीजिए। सर इंटरेस्ट लगेगा जो आप ई कैश लेजर से पे करोगे, क्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं, जो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर आपको 18% देना पड़ेगा। सर कितने दिन के लिए? इसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चालू होगा, 21 से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30th। सर 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। देख बेटा 30 से डायरेक्टली 20 को माइनस कर दे, बच गया 10, तो सर 10 डेज का इंटरेस्ट
आप मुझे बताइए 9 डेज कैसे हुआ, 10 डेज का इंटरेस्ट हुआ ना, 21 मई से स्टार्ट होगा, 21 मई से लेके 30th तक कितने दिन हुए बेटा, 30th मई तक आपको 10 दिन का देना पड़ेगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 365। आई होप पॉइंट क्लियर है। यस सर। सर देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से चालू होगा और जिस दिन पे करते हो उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, यहां क्या बोला गया है, यहां भी सेम चीज बोला गया था, सेम प्रोवाइजो वगैरह था, ये बोल रहे हैं सर। चलिए सेक्शन नंबर 50 में एक अमेंडमेंट हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 53 एक सब्स्टिट्यूट हो गया है, सेक्शन नंबर 53 नया आ गया है, सेक्शन नंबर 53 नया आ गया है। ये किसके बारे में बात करता है, ये बोलता है सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन 3 बोलता है कि सर से ओके अब यहां पे क्या हुआ है, सेक्शन नंबर 42 एंड 43 वर नेवर इंट्रोड्यूस एंड नाउ 42 एंड 43 ओमिट ही हो चुके हैं। द सबसेक्शन हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। एक्चुअली यहां पे रूल नंबर 42 एंड 43 मैचिंग मिसमैचिंग वगैरह का बात होता था, अब मैचिंग मिसमैचिंग वगैरह चला गया है तो पूरे सेक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया गया। अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज किया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 24% जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई कर रखा है 18% एंड हेंस आपको ध्यान रखना है 18% आएगा इधर, यहां 18% आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है ये 18% लगेगा। अभी यहां पे अमेंडमेंट आ गया है, पहले ये 24 लिखा हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने अब नोटिफिकेशन जो लाया है उसके थ्रू इसको अमेंड करके बेटा ये अमेंड करते हुए इस पे 18% आ गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, रूल नंबर 88A हैज बीन इंट्रोड्यूस प्रेस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन नंबर 50, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल नंबर 88B इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए रूल नंबर 88B पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए कर लेते हैं, आ जाइए। ये बोलते हैं कि सर इन केस वेयर द सप्लाई इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, जो आपने सप्लाई किया है एक टैक्स पीरियड में, आर डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड। समझ लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, सप्लाईज आपने समझ लीजिए जनवरी में किया और जनवरी के रिटर्न में द रिटर्न फॉर द सेम पीरियड आप उसी रिटर्न जनवरी मंथ की सप्लाई को जनवरी मंथ के रिटर्न में ही दिखा रहे हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं इन केस वेयर द सप्लाई इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, सुन लीजिए अच्छे से, are declared by the registered person in the return for the said period। जिस महीने का सप्लाई था उसी महीने के रिटर्न में दिखाया, बेटा इस महीने का सप्लाई इसी महीने के रिटर्न में दिखाया, and the said return is furnished after the due date in accordance with the provision of section number 39। सर इस महीने का सेल था इसी महीने के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया है, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा एक सर एक्सेप्ट वेयर द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74 इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट पीरियड, द इंटरेस्ट, अब सुनिए, द इंटरेस्ट shall be payable in respect of such supplies shall be calculated on the proportion of tax which is paid by debiting e-cash ledger for the period of delay in filing the said return beyond the due date at such rate as may prescribe, और यहां रेट 18% है। ये क्या बोला अभी तक, ये बोला अगर आप समझ लीजिए अप्रैल मंथ का सप्लाई था उसको अप्रैल मंथ के रिटर्न में ही दिखाए, और सर बस जो अप्रैल मंथ का रिटर्न था उसको आपको रिटर्न को लेट फाइल किया है, अप्रैल मंथ के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न को लेट फाइल किया है, तो बेटा इंटरेस्ट लगेगा किस पे, 5 लाख रुपए पे, नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। बस यही बात बोला है, सिंपल। तो मैंने यहां पे लिखा एग्जाम्पल में कि समझ लीजिए आपने अप्रैल मंथ के सप्लाई को अप्रैल मंथ के रिटर्न में ही दिखा दिया, बट रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो कोई बात नहीं,
आपके अगेंस्ट अभी तक अगर कोई प्रोसीडिंग 73 एंड 74 में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप एक काम कीजिए, जो भी आप टैक्स ई कैश लेजर से पे करोगे नेट टैक्स लायबिलिटी पे आप इंटरेस्ट दे दीजिए। इंटरेस्ट देना होगा 18% ऑन व्हाट अमाउंट, ऑन द टैक्स पेड बाय डेबिटिंग ई कैश लेजर, और सर देना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग द सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से। सर अप्रैल मंथ का रिटर्न में अप्रैल मंथ का सप्लाई दिखाया है, तो सर अप्रैल मंथ का जो ड्यू डेट है उस दिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, 20 मई को रिटर्न फाइल नहीं करके अगर 30 को किया है तो बस नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पॉइंट है। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मुझे फटाफट बताइए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आपको अगर समझ में आया है उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हेड्सअप दीजिए तब मुझे पता चलेगा समझ में आ गया। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। अप्रैल मंथ का से सप्लाई अप्रैल मंथ के रिटर्न में दिखाया, बस रिटर्न लेट फाइल किया तो रिटर्न लेट फाइल करने पे जो भी इंटरेस्ट है वो लगेगा नेट टैक्स लायबिलिटी पे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद समझ लीजिए एक सप्लाईज मेड इन द ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन दिखाया आपने डिक्लेयर किसमें किया, द रिटर्न फॉर द नेक्स्ट पीरियड। बेटा अप्रैल मंथ का सप्लाई मई मंथ में दिखाया, अप्रैल मंथ का सप्लाई अगर मई मंथ में दिखाया है तो बेटा याद रखना अप्रैल मंथ का सप्लाई मई मंथ में दिखाया है तो इस केस में ऐसा नहीं हो सकता अप्रैल मंथ का सप्लाई मई मंथ का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके जो बचा नेट पे टैक्स दो, नेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा याद रखना, अप्रैल मंथ का सप्लाई अगर आपने अप्रैल मंथ का सप्लाई मई मंथ में दिखा दिया तो आप मई मंथ का आईटीसी यूज कर लोगे। अप्रैल मंथ का सेल्स अप्रैल मंथ का सेल मई मंथ का आईटीसी, ऐसा थोड़ी चलेगा। अप्रैल मंथ का सेल है और मई मंथ का अगर रिटर्न में दिखाया आपने, मई मंथ का जब रिटर्न फाइल करोगे 20 जून को तो आपने क्या किया, अप्रैल मंथ का सेल मई मंथ में दिखा दिया। तो ये बोल रहे हैं इस केस में तो बेटा इस केस में तो आप नालायक निकले। तो ये बोल रहे हैं इस केस में जो भी आपको टैक्स पे करना है वो इंटरेस्ट पे करना है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो अप्रैल मंथ का सेल्स समझ लीजिए आपने अप्रैल मंथ का रिटर्न जो 20 मई को होता है उसमें नहीं दिखाया, मई मंथ के रिटर्न में दिखा दिया, तो सर याद रखिएगा जो भी आपका ग्रॉस लायबिलिटी था, जो भी आपका लायबिलिटी था रिलेटिंग टू दैट सेल, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट कब से लगेगा सर? starting from the date on which such tax was due to be paid till the date of such tax is paid। सर एक बार बोल दीजिए। चलिए मैं आपको बोलता हूं, समझ लीजिए मेरा कोई अप्रैल मंथ का 10 लाख रुपए का सेल था जिसपे 1.8 लाख का मुझे जीएसटी देना था। ठीक है, मैंने क्या किया सुनिए, मैंने 20 मई को इस अमाउंट को नहीं दिखाया क्योंकि अगर दिखा देता तो टैक्स पे करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, अप्रैल मंथ के रिटर्न में नहीं दिखाया और सर यहां जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया। जीएसटीआर 3B फाइल्ड, 3B फाइल कर दिया लेकिन 3B में दिखाया नहीं। अब मई मंथ का जब जीएसटीआर 3B 20 जून को मैं फाइल कर रहा था तो मैंने सोचा वाह 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 जून में मेरे पास क्रेडिट है, तो मैं क्या करूंगा, ये 1.8 लाख को यहां पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखा के जून मंथ में जो मई मंथ का बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसको यूज करके मैंने 1 लाख रुपीस का क्रेडिट यूज कर लिया और सिर्फ 80,000 रुपीस कैश से पे कर रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? बोलिए, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? बोलिए, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे, नेट या ग्रॉस? इंटरेस्ट नेट या ग्रॉस? गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा इंटरेस्ट लगेगा ग्रॉस लायबिलिटी पे। ठीक है सर, और उसके बाद मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे ये है कब से लगेगा इंटरेस्ट? बेटा बता कब से देना होगा इंटरेस्ट? कब से देगा इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट देना होगा जिस दिन वो लायबिलिटी ड्यू था लायबिलिटी ड्यू 20 मई को, तो इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 21 मई से लेके 20 जून तक। आपको देना होगा 1.8 लाख पे 18% देना होगा 21 मई से लेके 20 जून तक। मई में कितने दिन हुए? मई में हो गए सर 31 डेज, 20 डेज चले गए, 11 दिन मई के, जून के कितने दिन हो गए?
सर 20 दिन जून के तो 31 डिवाइडेड बाय 365 डेज का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। आई होप सेकेंड पॉइंट क्लियर है। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद चलिए और एक एग्जांपल मैंने डाला है। मैंने एक सप्लाई किया, समझ ले अप्रैल में। मैंने एक अप्रैल मंथ में सप्लाई किया है, उसको मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, लेकिन बट मैंने उस पर शॉर्ट टैक्स पे किया, या मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। मैंने बोला क्या पता चलेगा गवर्नमेंट को, छोड़, या मैंने उस पर कम टैक्स पे किया और गवर्नमेंट ने पकड़ लिया मेरे को। 73 एंड 74 में मैं पकड़ा गया। बेटा अब तू जो पकड़ा गया है, तो मुझे एक बात बता, मेरा समझ लीजिए अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था। बेटा अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था सर, 10 लाख का सेल था, 1.8 लाख का जीएसटी था। मैंने बोला जा, कौन पकड़ेगा मेरे को, नहीं दिखाऊंगा रिटर्न में। अब सुनिए सर, ऑफिसर ने 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग करते हुए बोला टैक्स नॉट पेड, और मुझे पकड़ लिया और बोला सर 1.8 लाख का टैक्स आपने पे नहीं किया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है 1.8 लाख पे इंटरेस्ट कब से लगेगा, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1.8 लाख पे, या मैं बोलूंगा ऑफिसर रुक जा बेटा, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह यूज कर लेता हूं। सर यहां बताइए सर, 1.8 लाख रुपीस के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगेगा जब ये अमाउंट ड्यू था। देखिए यहां पे क्या बोला है कि सर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे जब वो अमाउंट ड्यू था, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज ड्यू टू बी पेड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब सर इसका ड्यू डेट था 20 मई, तो सर 21 मई से इंटरेस्ट चालू होगा। जब आप इस अमाउंट को पे करोगे तब तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल मैंने डाला, देखिए सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए पीरियड, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, सर प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुआ है, लेकिन मैं भला आदमी निकला, मैं बोला सर गलती हो गई, माफी सर, गलती हो गई, मैं खुद बोल रहा हूं और जीएसटी डीआरसी 03 यूज करके खुद पे कर रहा हूं। 73 एंड 74 का शो कॉज नोटिस आने ही नहीं दिया। तो गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा अगर तू नॉट इनिशिएटेड बट पेड वॉलेंट्रीली बाय जीएसटी डीआरसी 03 तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। और सर इस केस में कहां से लगेगा, जब वो अमाउंट ड्यू था, जब तक आपने उसको पे नहीं किया तब तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप अगर एक चीज देखोगे, सिर्फ एक केस होता है जहां आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना होता है। इस मंथ का सेल इस मंथ के रिटर्न में दिखाया, बेटा मेरे साथ बोलिए, इस मंथ का सेल इस मंथ के रिटर्न में दिखाया, रिटर्न लेट फाइल किया है बस, तो आपको नेट टैक्स लायबिलिटी देना है। ऑल अदर केसेस, इसको आप ऑल अदर केसेस ही बोलोगे, ऑल अदर केसेस आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे देना पड़ेगा। क्या ये फर्स्ट वाला एग्जांपल जो सेक्शन नंबर 51 and 52 read with rule number 88A and 88(1) and 88(2), जो मैंने आपको 88(1) है और 88(2) है, ये दोनों यहां पे कवर करा दिए। सेक्शन नंबर 51 एंड 52 भी यहां पे कवर करा दिया है। यहां तक बेटा आई होप आप लोगों को 100% क्लैरिटी होगा। चलिए अब अमेंडमेंट का बात करते हैं। यस सर, ये तो क्लियर है। अब चलिए आप अमेंडमेंट के बारे में बोल दीजिए। अब मैं आपको अमेंडमेंट के बारे में बोलता हूं, सुनिए। थर्ड पॉइंट जो था इसमें रूल नंबर 42 वगैरह का रेफरेंस था। रूल नंबर 42 का जो रेफरेंस था उसको अब डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और अब सेक्शन नंबर 50 में सेक्शन नंबर 53 आ गया है, और सेक्शन नंबर 53 रेड विथ रूल नंबर 53 हमें पढ़ना है। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है यहां पे। मैंने एक एग्जांपल बनाया है, सेक्शन नंबर 53 रेड विथ रूल नंबर 88 बी का 3 जो है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है, ठीक है। अब सुनिए, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं इतने दिनों से कि सर अगर आपने आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया, आईटीसी के चैप्टर में बोला हुआ है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? बोल बेटा बोल, दिल हाथ पे रख के बोलना। अवेल किया, यूज नहीं किया, क्लेम किया, यूज नहीं किया, तो अवेलमेंट और क्लेम सेम होता है। आपने रिटर्न में बोला अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में आ गया, उसको आपने लायबिलिटी के लिए यूज नहीं किया तो क्या इंटरेस्ट लगेगा?
बोल पांडे बोल, लगेगा या नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। करेक्ट, नो, आईटीसी अवेल नहीं किया तो नहीं लगेगा। यही बोला गया यहां पे कि सर वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, बेटा याद रखना, अवेल्ड एंड यूटिलाइज, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मतलब मैंडेटरीली पे इंटरेस्ट, ही शैल मैंडेटरीली, where ITC has been wrongly availed the rest and utilized, the registered person shall pay interest on ITC wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24% as may be notified by the government। और इसको अब पढ़ते हैं रूल नंबर 88(3) से। In case where tax is payable, interest is payable on the amount of ITC wrongly availed and utilized in accordance with section number 53, the interest shall be calculated। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आईटीसी अवेल किया, यूटिलाइज भी किया, क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाँ सर देना पड़ेगा। पेएबल ऑन द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज 18% देना पड़ेगा। सर अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सर इंटरेस्ट कब से लगेगा? ये जो पॉइंट है ये अब हम पढ़ रहे हैं। तो सर इंटरेस्ट लगेगा shall be calculated on the amount of ITC wrongly availed and utilized, sir, wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed ITC, जिस दिन आपने क्रेडिट को यूटिलाइज किया, from the date of such utilization of such wrongly availed ITC, जिस दिन आपने यूज किया, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट, जिस दिन आपने यूज किया उस दिन से लेके जिस दिन आप रिवर्स कर रहे हो, पे बैक कर रहे हो, और पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब आप पेमेंट कर रहे हो या आईटीसी को अपने रिटर्न के थ्रू रिवर्स कर रहे हो। पेमेंट मतलब जीएसटी डीआरसी 03 यूज करते हुए पे कर रहे हो, या सर अपने रिटर्न में ही आप रिवर्स कर रहे हो। ठीक है, एट सच रेट एज मे बी नोटिफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। फ्रॉम द डेट ऑफ, ये क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। मतलब आप जिस दिन उस अमाउंट का जो आपने टैक्स लिया था वो आप रिटर्न कर दोगे गवर्नमेंट को, या सर आप रिवर्स कर दोगे, उस दिन तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल बनाया हूं, एग्जाम्पल समझते हैं। मेरा समझ लीजिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 लाख है, मैंने 4 लाख का आईटीसी अपने रिटर्न में क्लेम किया है। ठीक है, 4 लाख का आईटीसी मैंने यूज भी कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, और मैंने नेट टैक्स पे किया 6 लाख का। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मेरा समझ लीजिए ये है अप्रैल मंथ। सर आपका फेवरेट मंथ अप्रैल है? हाँ बाबा अप्रैल मंथ है। ठीक है सर, उसका मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी समझ लीजिए 10 लाख है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने रॉन्गली अवेल किया एंड सर यूज भी कर लिया 4 लाख रुपए का, तो बचा कितना? 6 लाख रुपए का मैंने नेट गवर्नमेंट को पे कर दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज कितना है? सर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज 4 लाख रुपीस है। रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज इज 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपीस सर आपने यूटिलाइज किस दिन कर लिया? 20 मई को ही आपने यूज कर लिया। तो ये बोल रहे हैं ये जो 4 लाख है इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब 6 लाख इंटरेस्ट पेएबल ऑन 6 लाख, तो सर इंटरेस्ट पेएबल ऑन 4 लाख होगा बाबा, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, ये एक छोटा सा करेक्शन कर ले। 4 लाख आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 18% लगेगा। और सर कब से लगेगा? जिस दिन आपने यूटिलाइज कर लिया उस दिन से लेके फ्रॉम द डेट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी टिल यूटिलाइजेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन
till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount। मतलब आप जीएसटी डीआरसी 03 यूज करते हुए गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, जिस दिन आपने पे कर दिया उस दिन तक लगेगा, या आपने रिटर्न के थ्रू रिवर्स कर दिया तो जिस दिन आपने रिटर्न के थ्रू रिवर्स कर दिया या जिस दिन आपने डीआरसी 03 यूज करते हुए गवर्नमेंट को पे कर दिया उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 लाख था, अमाउंट सर आईटीसी 4 लाख मैंने अवेल किया, लेकिन मैंने बोला यूज नहीं करूंगा और मैंने कैश में ही 10 लाख पे कर दिया। अब मुझे बताइए 10 लाख में अगर कैश में पे कर दिया है तो मुझे बताइए क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस और नो बोलिए। सर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद अब यहां पे एक पैराग्राफ उन्होंने इंसर्ट किया एक्सप्लेनेशन का, तो एक्सप्लेनेशन का जो पैराग्राफ था याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन का जो पैराग्राफ था वो समझते हैं। सर ITC for the purpose of this subsection, ITC wrongly availed shall be construed to have been utilized। जो आपने ITC अवेल किया था उसको मान लिया जाएगा कि आपने यूज कर लिया है when the balance in the e-credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। क्या बोल रहा है ये सर? ITC जो आपने wrongly avail किया था, आपने समझ लीजिए 4 लाख रुपए का ITC wrongly avail किया था, तो ये बोल रहे हैं shall be construed to have been utilized, मान लिया जाएगा कि ये 4 लाख रुपए का क्रेडिट आपने यूज कर लिया, आपने समझ लीजिए अवेल किया और आपके ई क्रेडिट लेजर में अब ये 4 लाख रुपए आ गए। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये मान लिया जाएगा कि आपने ये 4 लाख रुपए का रॉन्ग क्रेडिट अवेल कर लिया अगर when the balance in the e-credit ledger falls below the amount of credit wrongly availed। मतलब अगर आपने 4 लाख रुपए का आईटीसी अवेल किया, आपके ई क्रेडिट लेजर में 4 लाख रुपए है, तो बेटा काम करना 4 लाख से कम अपने ई क्रेडिट लेजर बैलेंस को होने मत देना। आपने ई क्रेडिट लेजर बैलेंस को 4 लाख से कम होने मत देना, नहीं तो कम हो गया तो मान लिया जाएगा जिस दिन कम हो गया उस दिन आपने उस क्रेडिट को यूज कर लिया और उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। यही बोला इन्होंने, एंड द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स शैल बी द अमाउंट बाय विच द बैलेंस in the e-credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। I hope ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सर अगर मैंने 4 लाख का ITC अवेल किया और मेरे ई क्रेडिट लेजर में, सुन ले बेटा सुन ले, अगर मेरे 4 लाख रुपए का ITC अवेल किया तो बेटा अगर आपने 4 लाख का ITC रॉन्गली अवेल किया था तो आपका ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है ना वो 4 लाख के नीचे फॉल नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका ई क्रेडिट लेजर बैलेंस 4 लाख से कम हो गया, मान लिया जाएगा आपने क्रेडिट को यूज किया है और जितना क्रेडिट यूज किया उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। इधर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, बड़ा मजेदार है, समझ में आएगा, सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं बेटा पहले जो समझा रहा हूं वो सुन लो, नालायकों सुन लो जो समझा रहा हूं उसको। सुनिए, मेरा ओपनिंग बैलेंस समझ लीजिए नील था, ई क्रेडिट लेजर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। मैंने 2 लाख रुपए का क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया, आईटीसी रॉन्गली अवेल 2 लाख रुपए किया, आईटीसी जो करेक्टली अवेल किया 10 लाख रुपए किया। मेरा टोटल ई क्रेडिट लेजर में बेसिकली 12 लाख रुपया होना चाहिए। मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था 8 लाख। मैंने क्या किया, अपना क्रेडिट 8 लाख रुपए यूज कर लिया। सुनिए सुनिए, मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8 लाख, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 लाख और रॉन्गली मैंने गलत जो इनएलिजिबल क्रेडिट वगैरह था वो भी ले लिया। सेक्शन नंबर 16 का कंडीशन बिना फॉलो किए क्रेडिट ले लिया। तो बेटा ये 2 लाख रुपए का मेरा क्रेडिट गलत क्रेडिट था, ये सही क्रेडिट था, लेकिन मेरे पास टोटल 12 लाख रुपए आ गया। अब मैंने क्या किया, मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8 लाख था, 12 लाख से 8 लाख यूज कर लिया, 4 लाख रुपए बच गए। मुझे एक बात बताइए, गलत अवेल्ड क्रेडिट कितना था?
गलत अवेल्ड क्रेडिट 2 लाख था। क्या मेरा ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस 4 लाख है? 2 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ, तो यहां नो, कोई आपको आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड माना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि सर, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने ई क्रेडिट लेजर बैलेंस को यूज किया है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा, सुनिए, ऐसा माना जाएगा कि जो आपका सही आईटीसी था उसी से आपने लायबिलिटी को पे किया है। और सर, इसमें 2 लाख का करेक्ट आईटीसी है एंड 2 लाख का गलत आईटीसी है। हमेशा समझिएगा एक बात कि आप जब क्रेडिट को यूज करते हो, ऐसा माना जाएगा कि सही क्रेडिट से आपने पेमेंट किया है और पहले सही क्रेडिट को यूज किया है। तो सर, 10 लाख को यूज किया तो इसमें 2 लाख सही क्रेडिट है और 2 लाख गलत क्रेडिट है। तो सर, मेरा जो 2 लाख का गलत क्रेडिट था उसको मैंने यूज नहीं किया। क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? सर, नो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे ई क्रेडिट लेजर बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड जो 4 लाख था उससे फॉल नहीं हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलें आगे, बोलिए मुझे। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब सुनिए, समझ लीजिए, ओपनिंग बैलेंस नील था। सर, गलत सलज क्रेडिट 6 लाख लिया, सही क्रेडिट समझ लीजिए 4 लाख लिया। अब सुनिए, 8 लाख का लायबिलिटी था, पहले 4 लाख का क्रेडिट यूज कर लिया, तो सर और 4 लाख पे करने थे। तो मैंने क्या किया, और 4 लाख के लिए इधर से 4 लाख यूज कर लिया और बच गया मेरे पास सिर्फ 2 लाख। अब मुझे बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने 8 लाख का लायबिलिटी के लिए 4 लाख सही यूज किया और इससे 4 लाख गलत अमाउंट यूज कर लिया, तो बेटा अब मेरा आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कितना हुआ? मेरा आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कितना हुआ? बेटा, इधर 4 लाख के लिए मैंने 4 लाख गलत अमाउंट यूज कर लिया और 2 लाख बैलेंस बचा है, 6 लाख बचना चाहिए था, 6 लाख से 4 लाख यूज कर लिया और ये 2 लाख भी तो सर गलत वाला अमाउंट ही है। यूटिलाइज्ड अमाउंट बताइए 4 लाख। और सर, since the e-credit ledger balance has fallen below the ITC wrongly availed, ITC is wrongly availed as well as utilized, आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा जिस दिन आपने 4 लाख यूज किया, 4 लाख पे उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। जिस दिन आपने ये रिटर्न लगाया होगा और आपने ये 4 लाख यूज किया होगा, उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है, यही बोला गया है यहां पे। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने वो एग्जांपल बनाया था। जल्दी जल्दी हेड्सअप दे दो, जल्दी जल्दी बताइए, पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। अब सुनिए, अब सुनिए, उसके बाद आगे आ जाइए। द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स रेट, क्या माना जाएगा? किस दिन मैंने यूज किया क्रेडिट को, क्या माना जाएगा? इन्होंने बोला द डेट ऑन विच द रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 39 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। किस दिन यूज माना जाएगा? किस दिन मान लिया जाएगा आपने क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया? किस दिन मान लिया जाएगा? चलिए इसका एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। ये देखिए, समझ लीजिए, अगेन मैंने आपको ये देखिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम एग्जांपल व्हेन विल द 4 लाख पे इंटरेस्ट स्टार्ट। ये जो हमने 4 लाख गलत क्रेडिट यूटिलाइज किया, इस पे इंटरेस्ट कब स्टार्ट होगा? इस पे इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? तो इन्होंने बोला, समझ लीजिए, अप्रैल मंथ का जो ड्यू डेट होता है वो 20 में होता है रिटर्न का। समझ लीजिए आपने रिटर्न 20 मई को ही लगाया, तो सर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन हमेशा होगा ड्यू डेट और द एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब 20 तारीख से 21 मई से मान लिया जाएगा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 20th मई, मतलब 21st ऑफ मई से, बेसिकली फ्रॉम मतलब 20th मई के नेक्स्ट डे से। तो 21st ऑफ मई से आप इंटरेस्ट देना चालू कर दोगे। माना कब जाएगा कि आपने क्रेडिट को यूज किया? सर, माना तब जाएगा ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। तो सर, आपने अगर रिटर्न 16 तारीख को लगा दिया तो बेटा 17 तारीख से इंटरेस्ट चालू। यही बोला है इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कब से चालू होगा कि सर, यही बोला है इंटरेस्ट कंप्यूटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मतलब नेक्स्ट डे से चालू हो जाएगा। और सर 16th के बाद वाला दिन होता है 17th में, 17th में से आपको इंटरेस्ट दे। देखिए यहां पे बोला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट फ्रॉम,
मतलब 20th मई के नेक्स्ट डे से चालू हो जाएगा बेसिकली। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर ड्यू डेट समझ लीजिए 20 तारीख है, आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो बेटा तो भी ये बोल रहे हैं हम तो मानेंगे एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और द ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, और उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो 26 और 20th में इज द डेट फ्रॉम विच दे विल गो एंड स्टार्ट द इंटरेस्ट। यही बोला है यहां पे कि सर द डेट ऑन विच रिटर्न, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब इंटरेस्ट कब से चालू होगा, इट शैल बी टेकन, यूटिलाइजेशन कब मान लिया जाएगा सर, the date on which the return is due to be filed or the actual date of filing, whichever is later, if the balance in the e-credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of टैक्स थ्रू द रिटर्न। मतलब यहां पे जब सर रॉन्गली अवेल्ड 6 लाख था और बैलेंस शॉर्टफॉल हो गया, मतलब आपने क्रेडिट को यूज कर लिया, कब यूज किया माना जाएगा सर, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया और जिस दिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था, विच एवर इज अर्लियर, रिटर्न फाइलिंग डेट और द ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे एक पॉइंट और है, उसके लिए भी एग्जांपल लिखा है मैंने, द डेट ऑफ डेबिट इन द ई क्रेडिट लेजर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सर द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन शैल बी टेकन टू बी द डेट ऑफ डेबिट इन द ई क्रेडिट लेजर व्हेन द बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर फॉल्स below the amount of ITC wrongly availed in all other case, in all, but बाबा ये रिटर्न का बात है, ये रिटर्न का बात है, और ये अदर केसेस अगर रिटर्न के थ्रू, ये बोल रहे हैं अगर आपने पेमेंट किया है रिटर्न के थ्रू, टैक्स का पेमेंट किया है तो सर ये केस है, और सर उसके बाद अगर ऑल अदर केसेस है तो ये बात बोला गया है यहां पे। सर ऑल अदर केसेस का आपने कुछ बोला है क्या? देखिए सुनिए, समझ लीजिए, से देयर वाज ए रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट, आपने 10 लाख रुपए का ले लिया था रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट। देखिए रिटर्न के केस में इंटरेस्ट कब से चालू होगा मैंने बोल दिया, रिटर्न को छोड़ के अगर कोई और अदर केस बनता है तो सर समझ लीजिए आपने रॉन्गली अवेल किया था 10 लाख का क्रेडिट जो आपके ई क्रेडिट लेजर में था, एंड द सेम इज यूटिलाइज्ड टू पे डिमांड ऑर्डर। बेटा आपने क्या किया, अपना रिटर्न बेस्ड लायबिलिटी पे नहीं किया, उससे एक ऑफिसर का डिमांड ऑर्डर था 10 लाख रुपए का, डिमांड ऑर्डर को सल्टा दिया वो 10 लाख रुपए यूज करते हुए। तो इन्होंने बोला समझ लीजिए आपने रॉन्गली अवेल किया था 2 लाख रुपए, आईटीसी नहीं, एक सेकेंड, ये आप ऊपर वाला एक बार रुक दीजिए। से द रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी इज 2 लाख, 2 लाख, ठीक है 2 लाख, यहां पे 2 लाख कर लीजिएगा, ठीक है। से देयर इज ए रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी ऑफ 2 लाख लाइंग इन द ई क्रेडिट लेजर, ठीक है। चलिए 2 लाख रुपए का आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया, करेक्टली आपने 10 लाख अवेल किया, ऑफिसर ने डिमांड भेजा 5 लाख का। मुझे एक बात बताइए, ऑफिसर ने आपको डिमांड ऑर्डर भेज दिया 5 लाख का, आपने क्या किया 10 लाख से 5 लाख यूज कर लिया, तो मुझे एक बात बताइए, इससे 5 लाख रुपए इधर पड़ा हुआ है और ये 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, क्या आपने आईटीसी यूटिलाइज किया डिमांड ऑर्डर पे करने के लिए? क्या आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज किया है? बताइए मुझे, क्या आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज किया? सर नहीं किया है। डिमांड ऑर्डर के लिए तो जो सही आईटीसी लिया हुआ था उसी को यूज किया है, और यहां पे जो बैलेंस पड़ा हुआ है इसमें ये सही आईटीसी है और ये गलत आईटीसी है, तो यहां पे आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड कंस्ट्रूड टू हैव बीन यूटिलाइज्ड, नो सर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए से बैलेंस कम हो गया तो मान लिया जाएगा यूज किया है। सर समझ लीजिए 2 लाख रुपया गलत आईटीसी अवेल्ड है, और सर 10 लाख रुपया करेक्ट आईटीसी अवेल्ड है, एंड डिमांड ऑर्डर 11 लाख का है, तो पहले बेटा 10 लाख को यूज कर ले, इससे तूने 1 लाख को यूज कर लिया और बैलेंस बच गया 1 लाख रुपए। यहां पे ये जो बैलेंस है ये 1 लाख बच गया। तो बेटा अब तो जिस दिन तूने डिमांड ऑर्डर का पेमेंट कर दिया, मान लिया जाएगा तूने ई क्रेडिट लेजर से 1 लाख रुपया गलत अमाउंट यूटिलाइज कर लिया। यस, तो यस, सिंस द ई क्रेडिट लेजर बैलेंस हैज फॉलन बिलो द आईटीसी अवेल्ड, इंटरेस्ट will have to be paid from the date of debit in the ई क्रेडिट लेजर। जिस दिन ई क्रेडिट लेजर में अमाउंट डेबिट हो गया उस दिन से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्रक्स था, जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दिया उस स्टोरी का मैंने यहां क्रक्स भी लिख दिया है, घर में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सर्कुलर आता है। बेटा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, ये और ये मैंने आपको इन डिटेल इसलिए पढ़ाया है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पॉइंट के ऊपर। सुन लीजिए, आपको 100% अच्छे से करके जाना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां जो मैंने अमेंडमेंट बुकलेट में सारे एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छे से फिर से एक बार ब्रशअप कीजिएगा, तब दिमाग में पॉइंट सेट होगा। ठीक है सर, अब आ जाइए, एक छोटा सा सर्कुलर है, फटाफट करा देता हूं। ये बोल रहा है वेदर अमाउंट अवेलेबल इन द ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ। मुझे एक बात बताइए कि सर, सुनिए सुनिए सुनिए, 5 मिनट सुन लीजिए, खत्म है, सुन लीजिए। मेरा ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है उससे मैं क्या कोई भी टैक्स पे कर सकता हूं? नहीं सर, उससे सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे हो सकता है, रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी पे नहीं हो सकता। सर उससे आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हो, लेकिन उससे आप रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी पे नहीं कर सकते। बेटा ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होता है, रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी इज इनवर्ड का टैक्स लायबिलिटी, एंड इनवर्ड का टैक्स लायबिलिटी के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर, उसके बाद whether the amount availed in the e-credit ledger can be used for making payment of any liability other than tax under the GST law। बेटा e-credit ledger से सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे होता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट पे नहीं होते। यही बोला है यहां पे, ई क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट। ई क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ एरोनियस रिफंड सैंक्शन टू द टैक्स पेयर वेयर सच रिफंड वाज सैंक्शनड इन कैश। याद रखिएगा, अगर आपको जीरो रेटेड सप्लाई के केस में एरोनियस रिफंड सैंक्शन हुआ था तो आपको ई कैश लेजर से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर, उसके बाद वेदर द अमाउंट अवेल्ड इन द ई कैश लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। यस बाबा, ई कैश लेजर तो आपका पैसा है, ई कैश लेजर तो आपका पैसा है, आप उसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट कुछ भी पे कर सकते हो। और सर ये जो अमेंडेड चार्ट है ये मैंने यहां अवेलेबल करा दिया है। अमेंडेड चार्ट में बस एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे ये जो चार्ट है इसमें 24 की जगह 18% इंटरेस्ट ही होगा, 18% यूनिवर्सल इंटरेस्ट है। ठीक है सर, ये भी अमेंडमेंट था। क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर है, 4 से 5 मार्क या 6 मार्क तक 100% एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आएगा। सर ए ग्रेडेड टॉपिक बोल दीजिए इस पॉइंट चैप्टर का। सेक्शन नंबर 50, रूल नंबर 88B, आईटीसी कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये ए ग्रेडेड है, ये ए ग्रेडेड है। ठीक है सर, और ये कि सर आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो पीएमटी 09 यूज करके, ये भी ए ग्रेडेड है। उसके अलावा रूल नंबर 86B बी ग्रेडेड है, रूल नंबर 86A बी ग्रेडेड है, और बाकी सब जो है छोटे छोटे पॉइंट है वो सी ग्रेडेड पॉइंट है। ये ए ग्रेडेड, ये ए ग्रेडेड, ये सर ए ग्रेडेड, ये सर ए ग्रेडेड। ठीक है सर, और ये भी, ये दोनों जो पॉइंट है ये ए ग्रेडेड, ये भी ए ग्रेडेड है, क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है सर, बस बाबा बस, यहां मैं अपना क्लोज करता हूं चैप्टर। ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर है, 100% 5 से 6 मार्क एग्जाम में आएंगे। क्लोज करेंगे अपना डिस्कशन स्टैच्यूटरी अपडेट को। स्टैच्यूटरी अपडेट में जो मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवाइज जरूर कीजिए। डन बाबा डन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्लोज करता हूं यहां पे।